इन अ वेरी शॉकिंग डेवलपमेंट फॉर टर्की, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टर्की के साथ जो रिसेंटली एक $2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इंडियन नेवी के शिप्स बनाने के लिए, उसको अब टर्मिनेट कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, खबर कल ही सामने आई है। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो कि हमारी जानी मानी PSU कंपनी है जो कि विशाखापट्टनम में देखने को मिलती है, दे हैव नाउ terminated the contract with Turkish firms in the Navy's project। और हिंदुस्तान शिपयार्ड ने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के साथ साथ ये भी यहाँ पे घोषणा करी है कि अब इन शिप्स का जो डिज़ाइन का काम है और इन शिप्स का जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, इसको हम लोग इंडिपेंडेंटली ही पूरा करने वाले हैं। मतलब कि हम लोग खुद से ही इन शिप्स के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के काम को अंजाम देने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों कि क्या एग्जैक्टली ये डील थी, कौन सी शिप्स थी जो कि हम लोग टर्की से लेने वाले थे, एंड इंडिया के द्वारा ये जो फैसला यहाँ पे लिया गया है, टर्की के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया गया है, इसके पीछे के पॉसिबल कारण क्या हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए इंडिया का जो लार्जेस्ट एवर स्कॉलरशिप टेस्ट है उसको लेकर आया है। अगर आप लोग UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो इस टेस्ट में डेफिनेटली अपीयर करिएगा। अगर आप इसमें टॉप करते हैं, अच्छे रैंक्स लेकर आते हैं, तो अनअकैडमी की तरफ से आपको स्कॉलरशिप्स जीतने का मौका मिलेगा और कई सारे इनाम भी हैं जो कि इस टेस्ट में आपको जीतने का मौका मिल सकता है। इसकी डेट कल यानी कि 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे आपको ये टेस्ट देखने को मिलेगा। एनरोल करने के लिए यहाँ पर दिए गए इस QR कोड को जाकर के आप लोग स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने ऑलरेडी मन बना लिया है कि हमें UPSC की ऑफलाइन कोचिंग को स्टार्ट करना है, तो अनअकैडमी आपके लिए ऑफलाइन सेंटर्स लेकर आया है। नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन सेंटर्स को शुरू करवाया जा रहा है। इन सेंटर्स में 2025 और 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं ये आपके लिए हम लोग लेकर आ चुके हैं और इन प्रोग्राम्स में एनरोल करने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक छोटा सा बिटली लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म ओपन होगा, अपनी जानकारी भरिए, अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके मन में डिलेमास हैं, उनको वहाँ पे लिखिए। हमारी एक स्पेशल काउंसलिंग टीम आपको फ़ोन करेगी और टेलीफोनिक काउंसलिंग के माध्यम से आपकी सारी डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। देन यू कैन मेक अप योर माइंड कि आपको अपनी तैयारी ऑफलाइन के माध्यम से शुरू करनी है या फिर नहीं करनी है। ऑल राइट, सो वैसे तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था इंडियन नेवी ने फ्लोट किया था आज से लगभग 4 साल पहले 2020 में, और 2020 में ही हम लोगों ने अलग अलग देशों के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट को फ्लोट कर दिया था कि जो भी इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिलेज के बाद फाइनली पिछले साल अगस्त 2023 में जाकर के ये चीज़ को तय किया गया था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन नेवी ये टर्की को बेसिकली देने वाली है। सो इंडियन नेवी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली जो एंटिटी थी दैट वाज दी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो कि विशाखापट्टनम में देखने को मिलती है। और ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था टर्की की तरफ से इसको साइन किया गया था बाय समबडी कॉल्ड एज TAIS शिपयार्ड्स जो कि टर्की की एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुल मिला के 5 फ्लीट सपोर्ट वेसल्स थी जिनको हम लोग FSVs कह देते हैं, वो यहाँ पर इंडिया को मिलने वाली थी। ये जो फ्लीट सपोर्ट वेसल्स होती हैं ये क्या होती हैं, जैसे नेवी में हमें अलग अलग तरह के जहाज़ देखने को मिलते हैं जैसे कि कॉर्वेट्स हुए, फ्रिगेट्स हुए, डिस्ट्रॉयर्स हुए, लेकिन दोस्तों इन्हीं जहाज़ों को सपोर्ट करने के लिए, इसी फ्लीट को सपोर्ट करने के लिए कुछ और वेसल्स होती हैं जो कि साथ में हमें अटैचमेंट की तरह देखने को मिलती हैं। तो ये वाली वेसल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था ये हमने टर्की को यहाँ पे सौंपा था और कहा यह गया था कि जो शिप्स हैं अगर ये पूरी होती हैं तो नेवी को मिल जाएंगी बाय द ईयर 2027। इनफैक्ट ये वाली जो शिप्स थी केवल इनका काम सपोर्ट के अलावा यहाँ पर और भी था। कहा गया था कि मान लीजिए किसी प्रकार का डिज़ास्टर रिलीफ का ऑपरेशन है, किसी प्रकार का ह्यूमैनिटेरियन एड है, उन सब कामों में भी, इमरजेंसी सिचुएशंस में भी, अगर मान लीजिए आपको कहीं से लोगों को इवैक्यूएट करना है, किसी जगह पे क्विक डिलीवरी करनी है रिलीफ मटेरियल की, बेसिकली अगर किसी प्रकार का कोई डिज़ास्टर एड यहाँ पर प्रोवाइड करना है तो उस केस में भी ये वाली जो शिप्स हैं ये यहाँ पर हेल्पफुल साबित हो सकेंगी।
और ये कोई छोटी मोटी शिप्स नहीं थी, इनकी जो डिस्प्लेसमेंट थी ये 40,000 टन्स की डिस्प्लेसमेंट थी, जो कि फ्यूल, वाटर, एम्यूनिशन और ये सब चीज़ों को कैरी करने की क्षमता भी यहाँ पर रख सकती थी। आपको वैसे बताना चाहूँगा कि ये जो अवार्ड टर्की के द्वारा यहाँ पे जीता गया था अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा लेने वाली जो बाकी कंट्रीज थी दैट वाज जर्मनी, रशिया, स्पेन, और इसमें से जर्मनी और रशिया तो वो देश हैं जिनके साथ इंडिया के पुराने भी काफ़ी संबंध बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद टर्की ने यहाँ पे इन सभी को हराया था और सबसे कम बिडिंग करते हुए इस अवार्ड को यहाँ पे जीता था। और इस अवार्ड की जो वैल्यू थी वो भी काफ़ी बड़ी थी, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली $2.1 बिलियन की वैल्यूएशन थी जो कि टर्की ने यहाँ पर इस अवार्ड में जीत ली थी। लेकिन इंडिया ने बोला है कि हम लोग अब टर्किश पार्टिसिपेशन के साथ आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। टर्किश फर्म्स विल नो लॉन्गर प्ले एनी रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन नेवीज फ्लीट सपोर्ट शिप्स एज द हिंदुस्तान शिपयार्ड हैज टर्मिनेटेड ऑल द अरेंजमेंट्स विद देम। यहाँ पर अगेन इन्होंने साथ में ये भी इनफैक्ट अनाउंसमेंट तो क्या करी है, इन्होंने यहाँ पर एक फंक्शन किया, एक सेरेमनी किया, स्टील कटिंग सेरेमनी भी यहाँ पे हो चुकी है 10 अप्रैल, आज से 3 दिन पहले विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में ही इन द प्रेजेंस ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी जो स्टील कटिंग सेरेमनी है वो भी हो चुकी है। जो 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स हैं उसमें से जो पहली शिप है उसकी कटिंग सेरेमनी हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। सवाल यही आता है कि आखिरकार टर्की के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट क्यों किया गया है। असल में कोई भी यहाँ पे कारण वैसे तो HSL के द्वारा नहीं दिया गया है, ना ही इंडियन नेवी ने कोई कारण यहाँ पे दिया है और ना ही किसी प्रकार का कारण इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। नंबर 1 पॉसिबिलिटी जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है वो है कि टर्की का जो कश्मीर को लेके स्टैंस है वो हम शुरू से जानते हैं कि वो हमेशा से ही उसमें दखल अंदाजी करता आया है। पिछले साल 2023 में जब UN की जनरल असेंबली होती है, टर्की के प्रेसिडेंट हर बार इस मुद्दे को उठाते हैं। इंडिया बार बार इस बात को बोलता है कि कश्मीर का मुद्दा एक द्विपक्षीय मुद्दा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड टर्की का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। और ये टर्की ने एक बार नहीं रिपीटेडली किया है, 2023, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2022, और उस टाइम पे तो हमारे जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस चीज़ की काफ़ी आलोचना करी, काफ़ी निंदा करी, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके पहले 2021 में भी टर्की के प्रेसिडेंट ने सेम मुद्दे को अपने UNGA के एड्रेस में उठाया था और 2020 में भी इन्होंने सेम चीज़ को किया था। दिस कुड बी वन रीज़न। दूसरा कारण यहाँ पर यह भी हो सकता है, अगर आपने देखा होगा तो एक नई एक्सिस टर्की के द्वारा बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ दोस्तों टर्की है और एक तरफ अजरबैजान है, और इन तीनों ने मिलकर के एक नई एक्सिस पीछे से बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें कि ये लोग बेसिकली अर्मेनिया और इंडिया को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, टर्की के द्वारा अजरबैजान को अपने जो ड्रोन्स हैं वो देना शुरू कर दिए गए हैं, पाकिस्तान को अपने जो ड्रोन्स हैं वो देना शुरू कर दिए गए हैं। दिस कुड ऑल्सो बी वन रीज़न कि टर्की बेसिकली इन कंट्रीज़ के साथ एक एक्सेस क्रिएट कर रहा है स्पेसिफिकली इंडिया को टारगेट करने के लिए। ये भी यहाँ पर एक बड़ा कारण हो सकता है। एक रीसेंट कारण जो कि शायद यहाँ पर हो सकता है, अगेन नॉट वेरी श्योर कि ये है या नहीं है, लेकिन रिसेंटली मालदीव्स और इंडिया के बीच में जब संबंध खराब हुए तो उस टाइम पर भी टर्की के द्वारा मालदीव्स को अपने जो बायरख्तार ड्रोन्स हैं वो डिलीवर करवाए गए। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि ये वाले ड्रोन्स की स्टेशनिंग इंडिया के बहुत नज़दीक करी गई और इनका जो इंटेंशन और जो एजेंडा था वो भी ये था कि ये हिंद महासागर में आकर के पेट्रोलिंग कर सकें। दिस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस कि बेसिकली टर्की जो भी यहाँ पे कर रहा है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंडिया को टारगेट करने के लिए कर रहा है। दिस कुड बी अगेन अ मेजर रीजन जिसके चलते इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर बेसिकली रद्द किया गया है। नाउ आप सोचेंगे कि ये तो बड़ी गलत बात है, इसका मतलब टर्की के जो डिफेंस प्लेयर्स हैं वो किसी के साथ भी व्यापार ना करें। देखिए, बात केवल व्यापार की नहीं है, असल में टर्की केवल उन्हीं लोगों को हथियार दे रहा है जिनके साथ उनकी आइडियोलॉजीज भी मैच करती हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज ऐसा जनरली नहीं करती हैं। टर्की क्योंकि आइडियोलॉजिकली भी यहाँ पर गेम प्ले कर रहा है, दिस कुड बी अ मेजर रीजन कि इंडिया ने स्पेसिफिकली अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में टर्की के रोल को यहाँ पे ख़त्म किया है। देखते हैं क्या होता है, शायद कुछ ऑफिशियल जवाब इस चीज़ को लेके हमें देखने को मिले। बाकी आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।